हेलो दोस्तों। मैं यहाँ पे जो आप लोगों को होमवर्क दी थी ना, जनजाति और उनके भौगोलिक स्वरूप और क्या बोलते हैं संवैधानिक प्रावधान, तो ये आज मैं इस वाले वीडियो में फटाफट हम देख लेते हैं, एक बार गो थ्रू हो जाते हैं। देखिए, इसमें कुछ भी मैं ऐसा कुछ नहीं बताने वाली हूँ, कोई स्टोरी टेलिंग नहीं होगी, सीधे सीधे फैक्ट होगा, क्योंकि हमें फैक्ट ही याद करना है, तो हम सीधे फैक्ट ही याद करते हैं। मैंने वो ही पीडीएफ लगाए हैं इसमें जो कि फैक्ट वाले हैं, और वहीं से क्वेश्चन आने वाला है। तो पहला हम देख लेते हैं कि बाकी ये बुक्स वाला मैं आपको बुक्स करवा देती हूँ, क्योंकि मैंने बुक्स ना सबसे लास्ट में ऐड की थी। तो हम बुक्स पहले फटाफट कर लेते हैं ताकि पता चल जाएगा कि कौन से पुस्तक और ये लेखक, सॉरी यार, मतलब जनजातियों को किसने कौन सा बुक लिखा, ये वाला है। ओके, देखते हैं। रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया, तो डीएन मजुमदार ने लिखा, ठीक है। द भील ट्राइब्स, एक मिनट, द भील अ स्टडी और द अबुझमाड़िया, बारह भाई बिजावर, द सहरिया, ये टीबी नायर ने लिखा। तो टीबी नायर की पुस्तक है द भील अ स्टडी, द अबुझमाड़िया, द सहरिया, बारह भाई बिजावर, ठीक है। ट्राइब इकोनॉमी अ स्टडी ऑफ बैगा, तो ये दयाशंकर नाग ने लिखा है। ट्राइब इकोनॉमी अ स्टडी ऑफ बैगा, दयाशंकर नाग, ठीक है। द कमार, श्यामचरण दुबे जी, इन्होंने लिखा है, ठीक। श्यामचरण दुबे क्या लिखे हैं? द कमार। और द मुड़िया गोल्ड्स ऑफ बस्तर, ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा है। द प्रधान, श्याम राव ने लिखा है। ट्राइब्स ऑफ इंडिया, ठक्कर बाबा ने लिखा है, ठीक। उसके बाद ये दो पुस्तक और हैं। भिम्मा जो है वो शेख गुलाब जी ने लिखा है। द बैगा मुड़िया एंड घोटुल, ये बेरियन एल्विन ने लिखा है। तो ये पुस्तक से एक क्वेश्चन फिक्स है आपका कि आएगा ही आएगा प्री यूनिट 10 में, ठीक है। तो पहले यही एक बार और पढ़ लेते हैं। रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया, डीएन मजुमदार। द भील और स्टडी, द अबुझमाड़िया, बारह भाई बिझावर, द सहरिया, टीबी नायर। द ट्राइब इकोनॉमी अ स्टडी ऑफ बैगा, दयाशंकर नाग। द कमार, श्यामचरण दुबे। द मुड़िया गोल्ड्स ऑफ बस्तर, जॉर्ज ग्रियर्सन। द प्रधान, श्याम राव। ट्राइब्स ऑफ इंडिया, ठक्कर बाबा। भिम्मा आपके शेख गुलाब ने लिखा था, भिम्मा। द बैगा मुड़िया एंड घोटुल, बेरियर एल्विन ने लिखा है। तो ये हमारी जनजातियों के बारे में कुछ पुस्तक हैं जिन्होंने लिखा है। अब हम ये देख लेते हैं कि किस जनजाति को किसने क्या क्या कहा है, ठीक है। जनजातियों के अलग अलग किसने किसने नाम लिखे हैं। तो आदिवासी इन्हें किसने कहा है? तो काका केलकर कहें, ए बी ठक्कर कहें, रॉबर्ट रिजेल और श्री लेसी और एल्विन। तो काका केलकर, ए बी ठक्कर, रॉबर्ट हिजेल, श्री लेसी और एल्विन, इन्होंने जो जनजातियां हैं उनको आदिवासी कहा है, ठीक है। ग्रियर्सन ने इनको पहाड़ी जनजाति कहा है, ठीक। डॉक्टर गोविंद सदाशिव धुरिये ने इनको पिछड़े हिंदू कहा है, ठीक। विलीन या फिर मानवता, इनको दास एंड दास ने कहा है, ठीक है। तो दास जो है वो मानवता की बात कर रहे हैं और विलीन की बात कर रहे हैं। देखिए, बस फैक्ट याद कराने के लिए, और ऐसा कुछ भी नहीं है। पिछड़े हिंदू आपके गोविंद सदाशिव धुरिये ने कहा है, ठीक है। सदा से पिछड़े हिंदू, ठीक है। तो सदा से पिछड़े हिंदू याद रखिएगा। पहाड़ी जनजाति ग्रियर्सन, ठीक। दलित वर्ग अंग्रेजों ने कहा है। इसके बाद है गिरिजन महात्मा गांधी ने कहा है, ये तो हम सबको याद होगा। अनुसूचित जनजाति, इनको भारतीय संविधान में कहा गया है। अनुसूचित जनजाति भारतीय संविधान में कहा गया है। गिरिजन महात्मा गांधी ने कहा है। दलित वर्ग अंग्रेजों ने कहा है। विलीन मानवता दास एंड दास ने कहा है। पिछड़े हिंदू गोविंद सदाशिव धुरिये ने कहा है। पहाड़ी जनजाति ग्रियर्सन ने कहा है। और आदिवासी, इनको काका केलकर, ए बी ठक्कर, रॉबर्ट रिजेल, लेसी और एल्विन ने कहा है, ठीक है। ये उसके बाद देख लेते हैं कि किस क्षेत्र में कौन से हमारी जनजातियां निवास करती हैं। तो देखिए, जो उत्तर वाला क्षेत्र है यहाँ पे सहरिया सबसे ज़्यादा मिलते हैं, ठीक। ये हम पूर्व का देख लेते हैं, तो ये उत्तर और पूर्व में कोल बहुल्य है, और दक्षिण पूर्व में बैगा बहुत है। ये साउथ में देखेंगे तो गोंड, देखिए गोंड तो हर जगह है, गोंड आपको सब जगह मिल जाएगी। कोरकू होगा साउथ में, कोरकू। पश्चिम में आपका भील मिल जाएगा, वेस्ट में एकदम भील।
तो ये हमें मोटा मोटा सबको ही पता होगा। मुझे जहाँ तक अभी जो इस वीडियो को देख रहा हो, जो MPPCS की तैयारी कर रहा है, जो यूनिट 10 पढ़ा होगा, तो उसको पता होगा कि सहरिया कहाँ मिलती है, कोल कहाँ मिलती है, बैगा कहाँ मिलती है। ये मोस्टली सबको पता होता है। अब हम इनका देखते हैं कि जनजातियों की जो जनगणना है, जनगणना के बारे में उनकी और भारत की तुलना की गई है, वो देख लेते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, ठीक है। बेसिकली हम MP का याद रखेंगे। देखिए जनसंख्या में आप MP का याद रखिए, 1,53,16,784, ये याद रखिएगा। MP का याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। और पुरुष जनसंख्या, महिला जनसंख्या याद नहीं करना है। ये याद कर लेंगे कि जनसंख्या का कुल जनसंख्या प्रतिशत कितना है। तो भारत में इनका 8.60% है और MP में 21.9% है। तो ये याद रखिएगा। जनसंख्या, कुल जनसंख्या प्रतिशत इनकी कितनी है, प्रॉपर ये पूछा गया है। तो भारत में ST की कुल जनसंख्या 8.60 है और MP में 21.09 है, ठीक है। अब ये देख लेते हैं इनका मध्य प्रदेश का, कि मध्य प्रदेश में जनसंख्या का, ठीक है, देश की जनसंख्या से कितना है। मतलब MP में जो ST जनसंख्या है वो भारत की जनसंख्या से कितनी है, ST पॉपुलेशन, तो वो 14.70% है, ये याद रखिएगा। मतलब टोटल अगर भारत में मान लीजिए 10 हैं, तो उसमें से MP में कितनी है, ऐसा ये क्वेश्चन है। तो MP में कितनी इनकी जनसंख्या है ST की, 14.7 भारत के अकॉर्डिंग। ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या कितनी है MP में, MP का याद रखना है, भारत का नहीं याद रखना है। इनका ST ग्रामीण कितनी है, तो 92% है, ठीक है। शहरी क्षेत्र में इनका कितना निवास है, तो 8% है, ये आपको याद रखना है। 10 की वृद्धि इनकी क्या है, तो 25.20 है। और भारत की देखेंगे तो 23 है। तो भारत की 10 की वृद्धि MP से कम है, क्योंकि भारत की 10 की वृद्धि 23 है और MP की 10 की वृद्धि 25 है, ये याद रखना है। ग्रामीण देख लेंगे तो 92% ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं ST, और शहरी क्षेत्र में 8 निवास करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम देखते हैं लिंगानुपात। तो ये भारत का और ये MP का है। तो इनका लिंगानुपात भारत का क्या है, तो 990 और MP का है 984। तो MP का कम है, ठीक है। भारत का 990 और MP का 984 ST का लिंगानुपात। साक्षरता दर देख लेते हैं। तो साक्षरता दर अगर देखेंगे, टोटल साक्षरता दर ST की कितनी है, तो 50.55% है। उसमें मेल का देखेंगे तो 59% है और फीमेल का 41% है। अब बस ये याद रखोगे ना तो आगे वाला हो जाएगा। 50% ST की क्या है, साक्षरता है 50%, 59% उसमें मेल की जनसंख्या, 41% फीमेल की जनसंख्या है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व देख लेते हैं। तो जनसंख्या घनत्व भारत के अकॉर्डिंग ST का कितना है, 32 और MP में 50। तो इनका 50 जनसंख्या घनत्व। ये हम जनगणना नहीं पढ़े, ये हम ST की जनगणना पढ़े। बेसिकली ST कहाँ क्या है भारत में और मध्य प्रदेश में। तो ST की जनसंख्या घनत्व कितनी है, 50 है MP में, भारत में 32 है। कुल अब देख लेते हैं कुल अनुसूचित जनजातियाँ कितनी हैं। तो भारत में 705 अनुसूचित जनजातियाँ हैं, और लेकिन अपने यहाँ कितनी है, तो 43, ये याद रखिएगा। 43 हमारे यहाँ अनुसूचित जनजातियाँ। भारत में अगर देखेंगे तो 750 है। जनसंख्या घनत्व इनका कितना है ST का, तो भारत में 32 है, लेकिन MP में 50 है, ठीक। और हम साक्षरता दर देख रहे थे। तो ST की साक्षरता दर MP में कितनी है, तो 50-55 है। उसमें मेल की 59.55 है और 41% फीमेल की है, ठीक है। और लिंगानुपात 984। मेन तो MP का याद रखिए, MP का ही ज़्यादा पूछेगा, ठीक। ये हो गया हमारा। अब इसको थोड़े ब्रॉडर लेवल पे देख लेते हैं। वही सब चीज़ लिखा हुआ है, कुछ अलग नहीं लिखा है, बट ऐसे लिखा है तो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। एक तो हमने इनकी जनजाति जनसंख्या देखी थी, 1,53,16,784, ठीक है। प्रदेश की जनसंख्या का कुल कितना है, तो 21.09% है, ठीक है। 21% आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। अनुसूचित जनजाति के जनसंख्या की अगर दृष्टि से देखा जाए तो MP प्रथम है, लेकिन अगर प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो MP 13वें स्थान पे आ जाता है। फर्स्ट स्थान पे मिजोरम आता है, ठीक है। जनजाति जनसंख्या के हिसाब से मध्य प्रदेश प्रथम है, लेकिन जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से 13वें नंबर पे मध्य प्रदेश आता है। और मध्य प्रदेश में 43 अनुसूचित जनजातियाँ। भारत में कितनी थी, 705 भारत में थी, और MP में कितनी है, 43।
मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात क्या है, तो 984, और भारत में क्या था, 990। ठीक है। सर्वाधिक स्त्री पुरुष अनुपात अगर कहाँ है, तो बालाघाट में। सर्वाधिक स्त्री पुरुष अनुपात जनजातियों का है, बालाघाट में। अधिकतम जनजाति जनसंख्या कहाँ है, तो धार में, हम सबको पता है। न्यूनतम जनजाति संख्या कहाँ है, तो भिंड में है, ये भी पता है। तो सर्वाधिक स्त्री और पुरुष का अनुपात कहाँ पे है, तो बालाघाट में। मतलब लिंगानुपात की बात करें कि सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है, बालाघाट में है। ठीक है। अधिकतम जनजाति जनसंख्या कहाँ है, धार में है। न्यूनतम कहाँ है, भिंड में है। ठीक है। प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो जनजाति जनसंख्या कहाँ है, अलीराजपुर में है। ठीक है, सबसे अधिक है। और वहीं पे प्रतिशत में और या फिर न्यूनतम जनजाति जनसंख्या में, दोनों में भिंड है। लेकिन अगर सिर्फ जनसंख्या में पूछा जाएगा तो धार में, और प्रतिशत में पूछा जाएगा तो अलीराजपुर है ये। और मध्य प्रदेश में मात्र 10.40 लाख आदिवासी ही नगरों में निवास करते हैं। नगर की बात बता रहे हैं। ठीक है। उसमें भी एक मिनट, उसमें भी है जो शहरी निवास में प्रथम स्थान पे पता है कौन आता है, भिंड। भिंड में सबसे ज़्यादा जनजाति जो शहरों में निवास करते हैं, और जबकि डिंडोरी यहाँ पे अंतिम जिला, क्योंकि डिंडोरी में सबसे ज़्यादा लोग गांव में निवास करते हैं, शहरों में निवास नहीं करते। लेकिन भिंड के जो आदिवासी हैं वो शहरों में निवास करते हैं। ठीक है। इनकी 10 की वृद्धि हमने 25 देखी थी, 25.21, और भारत की 23 देखी थी, तो 25 इसकी 10 की वृद्धि है। ठीक है। छतरपुर में सर्वाधिक 10 की वृद्धि है, और वहीं न्यूनतम 10 की वृद्धि कहाँ है, तो मंदसौर में है। ठीक है। छतरपुर में इनकी 10 की वृद्धि अधिक है, लेकिन मंदसौर में 10 की वृद्धि इनकी कम है। आदिवासी, ये हमने वो देखा था ना, साक्षरता कितना है, 50 है। ठीक है, 50 याद रखिएगा। उससे 59 पुरुष हैं और 41 महिलाएं साक्षर। और इसमें जो जनजाति है, प्रधान सर्वाधिक शिक्षित जनजाति है, ये याद रखिएगा। ठीक। लेकिन मैं इसमें फटाफट करा रही हूँ, क्योंकि ये याद करने वाली चीज़ है यार। इसमें बस आपको ये फैक्ट याद होना चाहिए, बात खत्म। अब इनके जनजाति युवागृह हम देख लेते हैं। मुंडिया और गोंड का युवागृह घोटुल कहते हैं। मुंडिया ने गोंड का गला घोट दिया, ऐसे याद कर लिया। मुंडिया गोंड का गला घोटा, घोटुल। ठीक है। भुइया का धांगरबासा, बांस को कहाँ गाड़ेंगे, भुई में। मतलब कहीं कहीं जमीन को भुई भी बोलते हैं, तो उससे याद रख लीजिएगा, एक ट्रिक के हिसाब से कि याद रह जाएगा। ऐसे लिंक कर देंगे तो याद हो जाता है। भुइया धांगरबासा। ठीक है। भारिया रंगभंग, रंग और जो रंग और भंग भारी पड़ जाते हैं, रंग और भंग भारी पड़ जाते हैं, तो भारिया याद रखिएगा। उराव धूम कोरिया। ठीक है। धूम मचाते हैं उराव लोग। ठीक है। कोरिया। मुंडा गतियोरा, मतलब इसकी जो मुंडी है वो काफ़ी गति कर रही है, तो गतियोरा ऐसे याद, मैंने मतलब मुझे ऐसे ही याद हुआ है, क्योंकि अगर सामने आता है तो मैं मैच कर लेती हूँ कि हाँ ठीक है। मुंडा का गतियोरा हो गया, उराव का धूम कोरिया हो गया। ठीक है। धूम मचा दिए। भारिया रंग भंग भारी हो जाता है। भुइया बांस को भुई में गाड़ेंगे, तो धांगरबासा। मुंडिया ने गोड़ का गला घोट दिया, तो घोटुल। मतलब ये याद करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, मैं इन पर कोई कमेंट नहीं कर रही हूँ, बस याद करने के लिए। ठीक। अब हम इनके उप जनजाति देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। भिलाला का याद रखते हैं। बरेला, रेल, लाल, पटेलिया, रथियास। बरेला, भिलाला, पटेलिया, रथियास। देखिए ये बार बार ना हमको याद ही करना पड़ेगा यार। वैसे तो कुछ इनका कोई भी ट्रिक नहीं है, क्योंकि सब ट्रिक के हिसाब से तो सब वो हो जाएगा, सारा ख़त्म, याद ही नहीं होगा। तो हम भील का याद रखते हैं। ठीक है। रेल, उसमें रेला याद रख लो। भील में एक तो रेला आएगा, दूसरा लाल आएगा, भिलाला। पटालिया, पटेलिया। रथियास, रथ यास, रथियास। तो बरेला, रेला, लाला, पटालिया, रथियास। ठीक। गोंड का तो हमें याद ही होता है। प्रधान, अगरिया, ओझा, नागाराची, सोलहास, कोयला भूतिस। कोयला भूतिस याद रखिएगा। बाकी तो आपको याद ही होगा कि प्रधान है, अगरिया है, ओझा है, नागाराची है, सोलहास, कोयला भूतिस। बैका क्या याद करते हैं। बिझावर, वार, नरोतिया, भरोतिया। ठीक है। नरोतिया, भरोतिया, जैसे नरोना, भरोना, तो नरोतिया, भरोतिया। नाहर, नाहर किसी का नाम हो गया, नाहर। रायमैना, गठमैना। ठीक है। बिझावर, नरोतिया, भरोतिया, नाहर, रायमैना, गठमैना। कोरकू का देख लेते हैं। कोरकू का है पाथेरिया, रूमा, दुलारिया। पाथेरिया, रूमा, दुलारिया। ठीक है। रिया, रिया, रूमा, दुलारिया। रिया, रूमा, दुलारिया, तो पाथेरिया, रूमा, दुलारिया,
मोवासी रूपा, तो रूपा ठीक है, रूमा, रूपा, मावेसी रूपा, रिया, दुलारिया। अब देखिए रिया रिया आ रहा है, ठीक है, अब याद रखिएगा रिया से, क्योंकि ऐसे ही मैं याद कर रही हूँ। पाथेरिया रिया, दुलारिया रिया, ठीक है, रूमा और रूपा, तो रूमा, मावेसिया, रूपा, नाहला, बबारी, नाहला, बबारी, बडोया, बबोई, खतरनाक नाम है, नाहला, बबारी, बडोया, बबोई, ये इनके कोरकू की उपजातियां, तो कोरकू के एक बार और लिखते हैं। पाथेरिया, रूमा, दुलारिया, मोवासी रूपा, नाहला, बबारी, बडोया, बबोई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसको ना 2-3 बार हमको पढ़ना ही पड़ेगा तभी याद होगा। भारिया का भूमिया, पांडा, भुइहार, भारिया का भूमि, पांडवों की भूमि काफ़ी, पांडवों ने भूमि हार गई, तो भारिया से याद रखिएगा, भारी, ठीक है, भारिया पड़ गया, भारी हो गया, पांडवों ने भूमि हार दी, तो पांडा, ठीक है, पांडव से पांडा ऐसे याद कर लीजिएगा। तो भारिया, भूमिया, पांडा, भुइयार। कोल का है रोतिया, रौतेले, रोतिया, रौतेले, रौतेला, रौतेला, रौतेला तो हम कहीं ना कहीं सुनते रहते हैं, रामलाल सिंह रौतेला, ठीक है, मतलब हमारे यहाँ के विधायक हैं इसलिए मैं बता रही हूँ। रौतेला, रोतिया, ठीक है, कोल के। मांडिया का याद रखेंगे, मांडिया का है अबुझ माड़िया, दंडामी माड़िया, मोटा कोयतुर, बाइसन हॉर्न माड़िया। देखिए माड़िया जहाँ आ जाएगा वो तो हम सही कर लाएंगे कि माड़िया का, तो हमें याद रखना है माड़िया भी है। माड़िया गया, अबुझ माड़िया, दंडामी माड़िया, बाइसन हॉर्न माड़िया, मेटा कोयतुर, ये याद रखना पड़ेगा, मेटा कोयतुर इनकी उप जनजाति है। और एक अगरिया की उप जाति है पाथरिया, खूटिया, पाथरिया, खूटिया, ठीक है, बाकी सबकी नहीं है। तो ये हो गया हमारी उप जनजातियाँ। देखिए इसमें मैं बहुत फास्ट करवा रही हूँ, मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रही हूँ। अब हम फटाफट संवैधानिक प्रावधान देख लेते हैं, ठीक, इसको जल्दी हम समाप्त करते हैं। संवैधानिक प्रावधान देख लेते हैं। देखिए भौगोलिक स्वरूप में तो वैसे पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अगर हम इतना भी रट के चले जाएं तो उसमें से भी हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि एक टॉपिक से कितना पूछेगा वो, उसको संवैधानिक प्रावधान से भी पूछना है और उससे भी पूछना है भौगोलिक स्वरूप से। तो भौगोलिक स्वरूप में वही उसका जो युवा ग्रह है वो पूछ सकता है, जो जनगणना थी वहाँ से क्वेश्चन डाल सकता है, प्लस जो उनकी उपजातियाँ वहाँ से डाल सकता है, क्योंकि उन्हें 10 से 10 क्वेश्चन बनाना है, तो एक से तो 2 लेगा ही, संवैधानिक प्रावधान से क्वेश्चन आना ही है कन्फर्म। चलिए संवैधानिक प्रावधान देखते हैं। 366-25 में देखते हैं कि इसमें परिभाषा दी गई है जनजाति की, ठीक है, ऐसा बोला गया है कि 366-25 में जनजाति की परिभाषा है, ठीक। उसके बाद है 342-1, 342-1 में है क्या, जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया है, इसमें उनको प्रॉपर सूचीबद्ध की गई कि ये जनजाति, ये जनजाति, ये जनजाति है, तो 342-1 में इनको सूचीबद्ध किया गया है। 366-25 में बाद में, मतलब 42 में, 342 में पहले सूचीबद्ध कर दिया गया कि ये हैं अनुसूचित जनजाति 342-1 में। उसके बाद 366-25 में इनकी परिभाषा दी गई, इनको परिभाषित किया गया, ठीक। 244 में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में बताया गया, जिसमें से मुख्य 10 राज्यों में अनुसूचित जनजाति का प्रशासन चलता है। तो 244 में ये है, ये याद रखिए कि 244 अनुच्छेद हैं ये एक्चुअली, ठीक है, आर्टिकल्स हैं। तो 244 आर्टिकल में क्या है कि अनुसूचित क्षेत्रों के जनजातियों क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया, और इसी आर्टिकल के तहत जनजातीय सलाहकारी परिषद की स्थापना होती है, ठीक है, जिसके जो हेड होते हैं वो सीएम होते हैं। तो 244 अनुच्छेद के तहत ही जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन होता है, जिसके जो प्रमुख होते हैं वो सीएम होते हैं, ठीक है। 275 अनुच्छेद देख लेते हैं। 275 अनुच्छेद में क्या है कि जो 5वीं और 6वीं अनुसूची है ना, तो उसमें जो राज्यों को विशेष दर्जा दिया जाता है, तो उनको अनुदान देने की बात की गई है कि इनके लिए एक्स्ट्रा पैसा देंगे, तो 275 अनुच्छेद में कही गई है, ठीक। 164 एक अनुच्छेद में है कि पृथक जनजातीय मंत्रालयों का गठन किया जाएगा, कहाँ, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ये 4 राज्य हैं, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, यहाँ पे पृथक जनजातीय मंत्रालयों के गठन की बात की गई है, तो किसमें, 164-1 में कही गई है। 330 में है कि लोकसभा में ST/SC के लिए आरक्षण की बात की गई है। 332 में विधानसभा में ST/SC के आरक्षण की बात की गई है। 243 D और T,
तो मैंने ऐसे DT ऐसे याद रखती हूँ कि 243D मतलब पंचायत में ST सीट की आरक्षण की बात की गई है, 243D में नगर में ST के आरक्षण की बात की गई है। अगर आप ये याद कर लिए ना 243D और T, तो D आएगा पंचायत और T आएगा नगर पालिका में ST की सीटों का आरक्षण किया गया है। 371 में है कि जो पूर्वोत्तर राज्य हैं जैसे असम हो गया, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, आपका अरुणाचल प्रदेश, इनको विशेष दर्जा ही दिया गया है, तो उसको 371A से डिनोट करते हैं। तो आर्टिकल 371 में कि पूर्वोत्तर राज्यों को विशेष दर्जा दिया, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ST मिलती है ना, इस वजह से। आगे देख लेते हैं 338 क में अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन की बात की गई है। ठीक है, 338 का फर्स्ट में आयोग के गठन की बात की गई है। 338 के 2 में संरचना की बात की गई है, जिसमें एक अध्यक्ष होगा, 2 सदस्य होंगे, 3 लोग होंगे। 338(3) में नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। 338(4) में इनके कार्य की बात की गई है। 338(5) में रिपोर्ट प्रस्तुत करने की बात की गई है। अगर देखा जाए कि MP अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब किया गया था, तो 29 जून 1995 को गठन किया गया था, ये याद रखिएगा। MP में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब किया गया? 29 जून 1995 में किया गया है। ठीक है, और 338 में SC है और 338 क में ST है। इनको अलग कब किया गया था? तो 98वां संविधान संशोधन 2003 के तहत इनका वो किया था। पेसा एक्ट देख लेते हैं। पेसा एक्ट जिसका फुल फॉर्म है पंचायती राज एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया। ठीक है, इसको लागू कब किया गया था? तो 24 दिसंबर 1996 में इनको पेसा एक्ट को लागू किया गया था, जो जल जंगल जमीन की बात करता है। किस समिति की सिफारिश पे पेसा एक्ट को लागू किया गया? तो भूरिया समिति की सिफारिश पे। कितने जिले नहीं हैं, कितने राज्यों में ये लागू है? तो ये 10 राज्यों में लागू है, जैसे MP, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और झारखंड में। ठीक है, लेकिन MP में ये कब से लागू हुआ है? तो MP में ये 15 नवंबर 2022 को पेसा एक्ट लागू हुआ है। तो ये याद रखिएगा कि पेसा एक्ट MP में कब लागू हुआ है? 15 नवंबर 2022 को। तो 15 नवंबर को क्या मनाते हैं? जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं। तो 15 नवंबर 2022 को MP में पेसा एक्ट लागू हुआ। 89 सारे विकास खंडों में। ठीक है, 89 विकास खंड और 21 जिलों में इसमें लागू किया गया पेसा एक्ट को MP के। अब जनजातीय सलाहकार परिषद देख लेते हैं, जो कि 5वीं अनुसूची के तहत अनुच्छेद 244(1) के तहत इसकी स्थापना की जाती है। तो जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन कब किया गया? 13 दिसंबर 1977 को इसका गठन किया गया। ठीक है, तो किस अनुच्छेद के तहत? 244(1) के तहत, और अनुसूची 5वीं अनुसूची के तहत जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है। 13 दिसंबर 1977 को गठन किया गया। MP सहित 10 राज्यों में लागू हुआ है। इसकी प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 77 में ये गठन किया गया, 78 में इसकी प्रथम बैठक हुई। इसमें क्या होता है कि एक अध्यक्ष होता है और 19 सदस्य होते हैं, टोटल 20 लोग होते हैं। जो अध्यक्ष होता है वो CM होता है। ठीक है, और ये वर्ष में 2 बार इनकी बैठकें होती हैं कि जनजातियों के लिए क्या अच्छे काम किए जा सकते हैं, उस पर सोच विचार करते हैं ये। ठीक, बाकी जनजातियों की योजना मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, तो जनजातियों की जो योजना होगी वो हमें करंट से करना होगा। बाकी इसके बारे में कुछ आर्टिकल्स हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये आर्टिकल्स आपको अलग अलग मिलेंगे, जैसे कि परिभाषा से संबंधित कौन से आर्टिकल हो गए? 2 था ना हमारा परिभाषा से संबंधित। 366 हमने आगे ऊपर पढ़ा था किसमें परिभाषित किया गया, और 342(1) में इनको सूचीबद्ध किया गया। तो 342(a) में सूचीबद्ध किया गया, 366(25) में इनकी परिभाषा दी गई है। सामाजिक सुरक्षा संबंधी कौन से प्रावधान किए गए ST के बारे में? तो हम फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं ना, अनुच्छेद 17, 23, 24 और 25। तो 17 आपको पता है अस्पृश्यता, 23 में आपका कारखानों से संबंधित, 24 में बच्चों से ये है ना 23-24 वाला, उनको काम नहीं कराना है, और 25 में कि आप अपनी भी कोई व्यवस्था जैसे कि मंदिर का निर्माण करते हो तो आप उसमें अपना काम कर सकते हो, आपको रोका टोकी नहीं किया जाएगा। तो ये सामाजिक सुरक्षा की बात की गई है। 17, 23, 24 और 25 ये सारे हमारे फंडामेंटल राइट हैं, तो वो भी याद होना चाहिए। और कौन से अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड है ये भी याद होना चाहिए। ठीक है, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक संरक्षण हेतु कौन से आर्टिकल्स इनके लिए दिए हैं? तो 15, 4 और 29। 15, 4 और 29 में शैक्षणिक संस्कृति संरक्षण हेतु इनका प्रावधान किया गया है। ठीक है, 46 और जो 350 का है वो DPSP है। DPSP में भी 46 में बोला गया ना ST/SC के लिए शिक्षा का प्रावधान, और 350 में इनके मातृभाषा की बात की गई है।
तो 350 का ये भी DPSP है और 46 भी DPSP है। 15, 4, 39 आपका फंडामेंटल राइट है, उसमें ST की बात की गई है। सामाजिक ये हमारा शैक्षणिक सुरक्षा हो गया, सामाजिक सुरक्षा हमने देख लिया, परिभाषा देख लिया। अब देख लेते हैं आर्थिक सुरक्षा इनको कहाँ से दी गई है। आर्थिक सुरक्षा इनको 244 में ST क्षेत्रों का प्रशासन की स्थापना करके। हाँ, तो हम यहाँ पे आर्थिक सुरक्षा देख रहे थे। आर्थिक सुरक्षा में हम 244 अनुच्छेद देखते हैं जिसमें ST प्रशासन की बात की गई है। अनुच्छेद 275 में जो 5वें 6वें अनुसूची में राज्यों को अनुदान दिया जाता है उसकी बात की गई है। सेवा नियोजन संबंधी प्रावधान देख लेते हैं, इनको किस किस में सेवाओं के लिए इनको आरक्षण दिया जाता है, तो 16(4) में आरक्षण दिया जाता है। और 355 अनुच्छेद है जिसमें बोला गया है कि सेवाओं और पदों के ST के दावे को आरक्षण किया जाएगा। कि मान लीजिए अगर कोई जॉब कर रहे हैं और वहाँ पे ST अपना दावा करें कि ये मतलब अगर उनको निकाला जा रहा है या फिर कुछ किया जा रहा है और उस पर दावा करें कि नहीं ये चीज़ सही गलत है हमारे साथ, तो वो 375 पे आएगी। मतलब वो पद पे रहते हुए अपना दावा कर रहे हैं तो उसको देखा जाएगा। 335, 55 मैंने बोल दिया था, सॉरी, 335 और 16(4) में इनके आरक्षण की बात की गई है सेवाओं के लिए। 11 राजनीतिक हम सुरक्षा देख लेते हैं कि राजनीतिक संबंधी इनको सुरक्षा कहाँ दी गई है, तो 164 में दी गई है। वही प्रत्येक जनजाति मंत्रालय बनाएंगे। फिर 330 में लोकसभा में ST आरक्षण देंगे। फिर 332 विधानसभा में ST आरक्षण देंगे। 344 में लोकसभा और विधानसभा में ST आरक्षण का जो विशेष प्रतिनिधित्व है वो देखा जाएगा। मतलब इसमें ये था ना, 334 में ये है जो 10 साल के लिए ST का जो आरक्षण उसको बढ़ाने की बात की गई है। तो अभी जो हाल में 104वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत 2030 तक ST आरक्षण को बढ़ा दिया गया है। वो 334 अनुच्छेद में कहा गया है। 330 में लोकसभा में आरक्षण, 332 में विधानसभा में आरक्षण, 243 DT में हमने पीछे पढ़ा ही था, पंचायत और नगर पालिका में आरक्षण। 341 में पूर्वोत्तर राज्यों के जो राज्य उनको विशेष दर्जा दिया गया है। और 338 में ST आयोग के गठन की बात की गई। ST आयोग कब गठित हुआ, तो 29 जून 1995 में ST आयोग गठन किया गया। और 339 में ST के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण होगा कि संघ भी ST के कल्याण के बारे में अपना निर्णय ले सकती है, तो 339 में ये थे अनुच्छेद। क्योंकि इसके आगे तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया, पुस्तक वाला मैंने मतलब शुरू में ही पढ़ा दिया था। तो ये हमारे थे संवैधानिक प्रावधान और इनका जो भौगोलिक विस्तार है वो मैंने बहुत शॉर्ट में सब कुछ करा है, क्योंकि ये वाले फैक्ट ही हमको बोलते हैं और यहीं से क्वेश्चन आता है। फालतू का आप इधर उधर का पढ़ते रहेंगे तो फिर पढ़ने के लिए तो वैसे बहुत कुछ है, ख़त्म ही नहीं होगा। तो हमें इसको फटाफट ख़त्म करना है। हमने एक टॉपिक यूनिट 10 का प्रॉपर कर लिया, भौगोलिक विस्तार और जनजातियों से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान होते हैं। आप यहीं से क्वेश्चन आएगा, 2 साल के आप क्वेश्चन उठा के भी देखोगे ना, वो यही बुक उठा के पूछ रहे हैं और इन्होंने यही अनुच्छेद पूछे हैं। और इसके आगे तो कला संस्कृति वाला हमें करना ही है। तो ये हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट डे 3 का जो मिलेगा आपको टॉपिक क्या बोलते हैं कंप्लीट करने के लिए टारगेट में, तो वो आप अपने एंड से भी पढ़ोगे, मैं अपने एंड से पढ़ा दूंगी। तो ये आपका भी 2 बार रिवाइज हो जाएगा, मेरा भी 2 बार रिवाइज होगा, क्योंकि जो टारगेट मैं आपको देती हूँ वो टारगेट मैं पहले खुद करती हूँ, उसके बाद ही मैं आपको पढ़ाती हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।